अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है वो टॉपिक भी है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो हम इनकी स्टेटमेंट्स को जरा ऑब्जर्व करते हैं कि जो इसकी स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है। सबसे पहली स्टेटमेंट, इसकी दो स्टेटमेंट है, दोनों को हम वन बाय वन समझेंगे और इस पर आपने फोकस करना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी वही है जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, जिसमें आपने अनसर्टिनिटी के रूल्स पढ़े थे ना, कि कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर आपको चीजों के बारे में अगर श्योरिटी नहीं है तो हम कह देते हैं ये मेजरमेंट अनसर्टेन है। तो ये वही अनसर्टिनिटी है। लेकिन ये अनसर्टिनिटी किन वेरिएबल्स के दरमियान में, इन चीजों को हमने डिस्कस करना है। जैसे कि स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो both the position and momentum of particle simultaneously with exact precision। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में एग्जैक्ट प्रिसीशन से बताना इम्पॉसिबल है। अगर आप पोजीशन के बारे में सर्टेन होंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। अगर हम मोमेंटम के बारे में सर्टेन होंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। और दोनों को एक ही वक्त में सर्टेनिटी के साथ बताना पॉसिबल नहीं है। यह है पहली स्टेटमेंट, इसको भी हम समझते हैं जरा डिटेल में। दूसरी स्टेटमेंट जरा देख लें। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो इसी को इलेबरेट किया है आगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और टाइम। और ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये भी स्टेटमेंट उसी तरह से है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल्स का फर्क है। It is impossible to determine both the exact energy of a system and exact time during which system has that energy। तो यानी कि आप किसी एक टाइम के अंदर उस पार्टिकल की एनर्जी और टाइम को सर्टेनिटी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब जरा पहली स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है कि पोजीशन और मोमेंटम डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता एक ही वक्त में, और इसको बताना क्या है, इम्पॉसिबल। जरा हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। पहले तो आपने इन बातों को ऑब्जर्व करना है कि लेट से मेरे पास एक पार्टिकल है ये, और इस पार्टिकल की पोजीशन को मैं क्या करना चाहता हूं, ऑब्जर्व करना चाहता हूं। ठीक है। तो आप देखें कि जब मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन होती कैसे है? पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन ऐसे होती है कि लाइट आती है और वो लाइट आकर इंसिडेंट करती है पार्टिकल से, एंड देन पार्टिकल से वो लाइट जब वापस मेरी आईज तक आती है तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पार्टिकल की पोजीशन को देख सकता हूं, या इस पार्टिकल को मैं देख सकता हूं कि ये पार्टिकल कहां पर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल को देखने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? मुझे फोटोन की जरूरत है। अब होता यह है कि फोटोन दो किस्म के हैं। एक फोटोन शॉर्टर वेवलेंथ का है और एक फोटोन लॉन्गर वेवलेंथ का है। तो पहले हम शॉर्टर और लॉन्गर दोनों की अगर बात कर लें कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ फोटोन में क्या फर्क है। तो ये आपके पास है लॉन्गर वेवलेंथ का फोटोन, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो देखिए, वेवलेंथ का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आपको बताया था, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो जहां वेवलेंथ शॉर्ट होती है वहां एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और जहां वेवलेंथ लॉन्ग होती है वहां एनर्जी क्या होती है, कम। ठीक है। अब जरा देखें कि ये जो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ है, तो लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी क्या है, कम है। एनर्जी अगर कम है तो जब ये पार्टिकल से जाकर टकराएगी तो पार्टिकल के टकराने से ये इसको एनर्जी इतनी शिफ्ट नहीं करेगी। और एनर्जी अगर ये शिफ्ट नहीं करेगी तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को, ये अपने स्पीड को चेंज नहीं करेगा।
और स्पीड चेंज नहीं होगी तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा। तो आप देखें कि अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ यूज करते हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ से ये होगा कि आप इस पार्टिकल के मोमेंटम की तो इंफॉर्मेशन अपनी आइज तक ले जाएंगे और ऑब्जर्व कर लेंगे कि इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है। लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ क्योंकि एनर्जी कम है और वेवलेंथ लॉन्ग है, तो यहां पर लॉन्गर वेवलेंथ इस पार्टिकल की पोजीशन को सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकेगी। इस बात को जरा इस पिक्चर में देखें। आपको ये पिक्चर दो फ्लावर की नजर आ रही है, एक पिक्चर ब्लरी है। ये पिक्चर किस फोटोन से कैप्चर की गई है? लॉन्गर वेवलेंथ के। ये जो लॉन्गर वेवलेंथ के फोटोन होते हैं ना, ये एस्ट्रोनॉमी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है तो इसलिए ये क्लियर इमेज आपको नहीं देते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लियरिटी चाहिए हो तो आप देखें, दूसरी इमेज आपको क्लियर नजर आ रही होगी, और ये इमेज किस वेवलेंथ से कैप्चर की गई है? ये है शॉर्टर वेवलेंथ से। इट मींस जब वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आती है, यानी कि आपको पोजीशन के बारे में एक्यूरेसी के साथ या प्रिसीशन के साथ इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ का क्या मतलब है? शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी ज्यादा। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी और पार्टिकल जाकर, फोटोन जाकर इस शॉर्टर वेवलेंथ को जाकर टकराएगा पार्टिकल के साथ, तो इस पार्टिकल की वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, और वेलोसिटी के चेंज करने से इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज। अब यहां पर अगर आप देखें कि शॉर्टर वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं तो उसे हमें इमेज तो क्लियर मिल रही है, लेकिन वहां पर शॉर्टर वेवलेंथ यूज करने से मोमेंटम के अंदर क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है। इसका मतलब मोमेंटम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो इसका मतलब यह हुआ कि शॉर्टर वेवलेंथ पर जो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन है वो तो कम है। क्यों? क्योंकि आपको एक्यूरेसी मिल रही है पोजीशन में। लेकिन जब आप इसको डिस्कस करते हैं मोमेंटम में, तो मोमेंटम की अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है। और वजह क्या है? क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो एनर्जी क्या है? ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा मोमेंटम को ज्यादा चेंज करेगी। अगर मोमेंटम चेंज हो गया तो उसमें अनसर्टिनिटी बढ़ जाएगी। तो पोजीशन तो आपको मिल गई लेकिन मोमेंटम नहीं मिला। लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर क्या मसला हुआ था? लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर यह हुआ था कि लॉन्गर वेवलेंथ आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से डिफाइन नहीं करता। तो यहां पर अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है पोजीशन में। लेकिन क्योंकि एनर्जी कम है तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हमने कहा एनर्जी कम है। तो अगर एनर्जी कम है तो वो जाहिर सी बात है पार्टिकल को डिस्प्लेस या उसकी वेलोसिटी को चेंज इतना नहीं करेगा, या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इस मतलब मोमेंटम की इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई, लेकिन जो फोटोन इमेज लेकर आया वो इमेज ब्लरी है। आपको उसकी पोजीशन के बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो पोजीशन ठीक भी है या नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि एक वक्त में कोई एक चीज अगर सर्टेन होती है तो दूसरी चीज क्या हो जाती है? अनसर्टेन। यहां लॉन्गर वेवलेंथ पे पोजीशन सर्टेन होती है तो मोमेंटम, मोमेंटम सर्टेन होता है तो अनसर्टेनिटी हो जाती है पोजीशन के अंदर। तो अब हम क्या करें? तो इसी वजह से हाइजनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया कि पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में एक्सप्लेन करना 100% एक्यूरेसी या प्रिसीशन के साथ इम्पॉसिबल है, क्योंकि शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ पे ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और मैं आपको जो है वो बात बता दूं कि अ, अगर मैं इस चीज को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सप्लेन करूं, और यंग डबल स्लिट को भी हम छोड़ के सिंगल स्लिट को ही बात कर लेते हैं कि सिंगल स्लिट में इस चीज को हम ऑब्जर्व करें कि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी यहां पे कैसे नजर आती है। तो लेट से आपको यहां पर दो स्लिट नजर आ रही है, एक वाइड स्लिट है और एक नैरो स्लिट है। ठीक है जी। अगर वाइड स्लिट के अंदर बात किया जाए कि पार्टिकल की जो पार्टिकल्स है या फोटोन है वो मूव करके जा रहा है। अब देखिए, वाइडर स्लिट का मतलब जो फोटोन है वो इस तरह से मूव करते हुए जाएंगे, और अगर ये फोटोन मूव करते हुए जा रहे हैं तो सेंट्रल आप देख सकते हैं कि फ्रिंज क्या है? ब्राइट है। ठीक है। अब अगर तमाम फोटोन की वेलोसिटी देखी जाए तो उन वेलोसिटीज की डायरेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और वो सर्टेन है कि तमाम फोटोन एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अगर सबकी एक ही डायरेक्शन है तो इसका मतलब मोमेंटम के बारे में आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो मोमेंटम में अनसर्टिनिटी है वो कम है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं
कि इस स्लिट में से पास हो रहा है और डायफ्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इन तमाम फोटोन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सेम। एक ही डायरेक्शन में है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो फोटोन में अनसर्टिनिटी है वो कम है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो सबकी एक ही डायरेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाइट स्लिट में से, अब स्लिट क्योंकि बहुत ज्यादा गैप की है, तो ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, तो मैं आपसे कहूं कि फोटोन की पोजीशन क्या है यहां पर? क्या फोटोन 1 पर है, क्या फोटोन 2 पर है, या फोटोन 3 पर है? तो अब ये 1 2 3 के बारे में बताना ये इम्पॉसिबल है, या ये बात बताना एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोन 1 पर भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस केस में वाइड स्लिट थी तो मोमेंटम की अनसर्टिनिटी तो कम थी, लेकिन पोजीशन की अनसर्टिनिटी क्या है? ज्यादा, क्योंकि आपको पोजीशन के बारे में श्योरिटी नहीं है कि फोटोन 1 पे, 2 पे, 3 पे या सो ऑन किसी और पॉइंट पर है भी या नहीं। ठीक हो गया ना। तो अब ये तो बात हो गई वाइड स्लिट की। तो मैंने अभी वाइड स्लिट में आपको ये बताया कि स्लिट अगर वाइड है तो उसके अंदर पोजीशन को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको पता है कि मोमेंटम उसका क्या है। तमाम फोटोन का मोमेंटम एक ही है क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन जरा आ जाए नैरो स्लिट पर। अब नैरो स्लिट में अगर मैं बात करूं कि यहां से जब ये फोटोन आएगा, अब क्योंकि नैरो स्लिट है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटोन यहां ड्रॉ कर देता हूं कि ये फोटोन है। उलट हो जाएगा, उलट हो हाँ जाएगा। जी। अब जरा देखें, अब अगर एक ही फोटोन है, क्योंकि स्लिट नैरो है तो जाहिर सी बात है ज्यादा फोटोन तो गुजर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि नैरो स्लिट है तो आप जानते हैं इसमें डायफ्रैक्शन होगी। फोटोन यहां भी जा सकता है, फोटोन यहां भी जा सकता है, फोटोन यहां भी जा सकता है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि मोमेंटम क्या है, तो क्या मोमेंटम की मैं पॉसिबिलिटी बता सकता हूं? यहाँ तो 3 पॉइंट है, 1 2 3, और ये मैंने 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बनाए, वरना तो बहुत सारी डायरेक्शन होगी। तो अब मुझे बताएं कि अगर वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या मैं मोमेंटम के बारे में श्योर हूं? मोमेंटम नो। तो मेरे लिए अनश्योर हो गया, इसका मतलब मोमेंटम की अनसर्टिनिटी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फोटोन की पोजीशन क्या है, तो फोटोन तो हर वक्त एक ही पोजीशन से गुजर रहा है। इसका मतलब अब मैं पोजीशन के बारे में क्या हो गया, सर्टेन हो गया कि पोजीशन जो है उसके अंदर एक्यूरेसी है, लेकिन जो आपके पास मोमेंटम है उसके अंदर अनसर्टिनिटी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही वो नैरो स्लिट से पास होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है हर पॉइंट पे, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसमें क्या आ गई, अनसर्टिनिटी आ गई। तो आप देखें, अगेन यहाँ पर यही बात आ गई ना कि एक वक्त में दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। एक चीज की अगर सर्टेनिटी बढ़ रही है तो दूसरी चीज की अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, और ये वाइस वर्सा इसी तरह से चलता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या नॉर्मली कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसके अंदर हाइजनबर्ग ये कहता है कि इन दो वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना एक वक्त में 100% एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बात आपको यस। क्लियर हो गई यहाँ पर? यस सर। अच्छा जी। अब जरा देखें कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो वो इस तरह लिखा जाता है कि डेल्टा इनवर्सली एक्स, नहीं, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच कट के, और ये एच कट क्या है, कांस्टेंट है। एच कट इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई के, और एच की वैल्यू तो आपको पता है ये क्या होती है, 6.63 एक्सपोनेंट -34 डिवाइडेड बाई 2 पाई 6.28 से क्या कर देंगे इसे डिवाइड, तो जो एच कट की वैल्यू है वो आ जाती है 1.054 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। अब यहां से अगर आप देखें तो ये रिलेशन बन सकता है कि डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा पी के। पर क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई कर क्या रहा है, ये एच कट हमें बताता क्या है? तो देखें, ये एच अपॉन 2 पाई एक फंडामेंटल लिमिट है कि जो आपके पास प्रिसीशन होगी पोजीशन और मोमेंटम के अंदर वो बहुत स्मॉल होगी, यानी इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है। ये स्मॉल नंबर आपको ये बता रहा है कि आपको ये डेली लाइफ के अंदर नोटिसेबल क्यों नहीं होता, कि हम एवरीडे लाइफ के अंदर अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में पोजीशन और मोमेंटम को देखें तो वहां पर तो हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो स्मॉलर लेवल पे जाकर या क्वांटम लेवल पे जाके ऐसा क्या हो जाता है, तो ये जो नंबर है आपको ये बताता है कि ये इतना स्मॉल नंबर है
इस स्मॉल नंबर से ये बात पता चलती है कि आपको इसको मैक्रोस्कोपिक या डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, ये नोटिसेबल नहीं होगा। क्वांटम नेचर आपको ये बात बताती है। तो एच कट की नंबर इतना छोटा है, ये नंबर छोटा आपको ये बता रहा है कि व्हाई दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट नोटिसेबल इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम है वो एक साथ डिफाइन नहीं हो सकता। इसी चीज को स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, और वो ये है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ये बात मैंने ऊपर भी बताई कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ पोजीशन में इंप्रूव करेगी एंड एक्यूरेट होगी, बट क्योंकि वो मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर करेगी तो इस वजह से उसके अंदर अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगा। ये वही चीज है जो कि मैथमेटिकली ऊपर लिखी है, और उसी चीज को मैंने यहां पर क्या किया, डिफाइन। दूसरा, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए क्या बताया, लॉन्गर वेवलेंथ मोमेंटम को तो सर्टेन कर देता है, लेकिन उसमें अनसर्टिनिटी किस में आ जाती है, पोजीशन में। तो मोमेंटम सर्टेन है बट पोजीशन अनसर्टेन है, इसीलिए शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो यही आपके पास कुछ मेजरमेंट लिमिट्स कहलाती है। अब इसी स्टेटमेंट को देखते हुए अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी इन एनर्जी टाइम पर। अब देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मोमेंटम और पोजीशन अनसर्टेन होते हैं, उसी तरह से एनर्जी और टाइम भी क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। और वो किस तरह से, तो देखिए इस चीज को मैं यहां पहले मैथमेटिकली लिख दूं कि मैथमेटिकली ये है कि ये आपके पास है एनर्जी और ये आपके पास है टाइम। ठीक है, एनर्जी टाइम ग्रेटर देन इक्वल है किसके, एच कट के। ठीक है, ये वही बात हो गई ना कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये एनर्जी और जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जब आप टाइम के अंदर अनसर्टेन होते हैं तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, सर्टेन हो जाती है, या फिर जब टाइम के अंदर आप सर्टेन होते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। ठीक है, अगेन वही बात है। अब इस चीज को जरा समझे कि ये एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी क्या शो कर रही है। तो देखिए इस चीज को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं कि लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है जिसकी मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैं यहां से इसी को जो है वो कंटिन्यू करूंगा कि लेट से ये आपके पास जो है वो पार्टिकल है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी एक पॉइंट से। तो लेट से वो पॉइंट है यहाँ। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अस अब इस ऑब्जर्वर ने एक पार्टिकल की एनर्जी को क्या करना है, फाइंड आउट। ये वो पार्टिकल है कि जिसकी एनर्जी आप क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट। अब देखिए एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए यही किया जाएगा ना कि फोटोन भेजा जाएगा। वो फोटोन इससे इंसिडेंट करेगा एंड देन मूव करके कहाँ जाएगा, ऑब्जर्वर के पास। अब जब ये फोटोन ये पार्टिकल से हिट करके आइस तक या ऑब्जर्वर तक जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है, जाहिर सी बात है कि जब ये इंफॉर्मेशन इस आई तक पहुंचेगी तो उसके लिए टाइम क्या होगा, टाइम चेंज होगा। और ये टाइम चाहे हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर ये टाइम बहुत मैटर करता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि एक चीज में सर्टेन होके दूसरी चीज अनसर्टेन कैसे हो जाती है। एक तो एग्जांपल मैंने आज आपको क्लास के शुरू में दी कि ग्रोसरी करने के लिए जो खातून जाती हैं तो उसमें टाइम और जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। एक और बात यह है कि लेट से हम किसी शख्स से, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, आप किसी को भी मैसेज करते हैं वो फौरन आपको बता देता है अपने हालचाल। लेकिन पुराने दौर में क्या होता था कि किसी को आपने ये पूछना है कि वो किस तरह का है या वो कैसा है, तो आप उसे खत लिखते हैं। ठीक है, तो अब वो खत जाने में लॉजिस्टिक में टाइम लगा करता था। तो हफ्ते में तो आपका खत पहुंचता था, फिर वहां से वो बंदे ने रिटर्न में रिप्लाई किया कि जी मैं ठीक हूं या जो कुछ भी है, वो अपनी खैरियत बताकर और आपको लेटर भेज देता। वो लेटर आप तक आने में भी कितना लगेगा, एक हफ्ता। अब जो इंफॉर्मेशन उसने लेटर में लिखकर भेजी है, जब एक हफ्ते बाद आपको उसके बारे में या उसको आप पढ़ेंगे, तो क्या आप इसको सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि वो शख्स जिसने जो चीज अपने बारे में लिखी है क्या वो अब भी वैसी की वैसी होगी। ये भी तो हो सकता है कि उसी एक हफ्ते के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो, या उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या वो हॉस्पिटल के अंदर हो, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जब टाइम आपके पास बढ़ जाता है तो टाइम के अंदर जो है वो टाइम जो चेंज होता है उससे
आपकी जो इंफॉर्मेशन है और एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां पर यही बात है कि टाइम को अगर आप अनसर्टेन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी क्या होगी, सर्टेन होगी। टाइम को आप अनसर्टेन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सर्टेन हो जाएगी, या इसका वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर भी बिल्कुल वही बात है कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए। तो देखिए यहां पर ये कि आई स्टेट दैट लास्ट लॉन्गर हैज वेल डिफाइंड एनर्जी, यानी कि जिसमें टाइम ज्यादा हो उसकी एनर्जी क्या होगी, वेल डिफाइंड। और दूसरा क्या है कि जिसके अंदर टाइम शॉर्टर हो उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखें आई स्टेट दैट लास्ट लॉन्गर का क्या मतलब है, डेल्टा टी ग्रेटर है देन इट इज वेल डिफाइंड एनर्जी। एंड शॉर्ट लिव स्टेट का क्या मतलब है कि उसकी जो एनर्जी की अनसर्टिनिटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये वही चीज है। और ये एनर्जी टाइम का रिलेशन कहां से है, ये कोई नया रिलेशन नहीं है, वहीं से बना है। मैं आपको प्रूव करके देता हूँ, ये आपकी बुक के अंदर इस तरह से प्रूव हुआ हुआ नहीं है, लेकिन आपको बुक में एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बातें गिवन नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है किसके, एच कट के। ठीक है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एच कट। ठीक है। अब जरा देखें कि अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं S इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है। तो S की जगह लिख देता हूं डेल्टा एक्स, V की जगह लिख देता हूं C, और ये हो जाएगा T। ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं, ये है डेल्टा टी, डेल्टा टी। अच्छा, और जो चेंज इन मोमेंटम है उसे हम क्या लिखते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एम वी जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है, इसे मैं मास इनटू सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा सी डेल्टा टी डॉट, और डेल्टा पी की जगह क्या आ जाएगा, एम इंटू सी। अब जरा देखें कि क्या सी को सी से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर डेल्टा टी, और ये हो जाएगा आपके पास एच कट। और एम सी स्क्वायर क्या है, एनर्जी है। तो यहां पर आप देखें रिलेशन बन गया, डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। और इसके अंदर अगेन वही बात है कि एनर्जी और टाइम के अंदर क्या है, अनसर्टिनिटी। आप प्रिसाइसली दोनों चीजों को एक वक्त में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये चीज आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, जो कि आपकी बुक के अंदर बहुत डिटेल में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जितना भी दिया हुआ उससे हमने ये बात समझ ली कि पोजीशन मोमेंटम और एनर्जी टाइम जो होता है वो किस तरह से अनसर्टेन होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।